Good morning, students. Today is 21st May 2021 and we'll be taking Unit 3 Cloud Computing. Second topic, Standards and Working Groups. Utility Computing, third unit है, उसके अंदर Standards and Working Groups. See, in 2001, more than 20% of IP, the advancement of the data households in the United States that own the personal computers connected their computers to the internet. मतलब 2001 में कम से करीबन IP से इंटरनेट प्रोटोकॉल से 20% लोग जो है वो कनेक्ट हो गए थे कंप्यूटर्स. ठीक है, अभी आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो एवरीबडी इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स थ्रू द इंटरनेट थ्रू डायनामिक IPs. Okay, so there are several working groups and the organizations which are involved in providing the services, internet services. ISPs जो है वो बहुत सारे ISPs अभी nowadays which are available in the market, and the computers in laptop, iPad, palm tab, these are having facilities of getting connected with these on the internet. The dynamic IPs will be assigned to that. So now we'll see what are the standards और इनके कौन कौन सी पॉलिसीज रहती हैं, उनके कौन कौन से स्टैंडर्ड्स रहते हैं जिसके ऊपर ये वर्क करते हैं, और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं which provides you such type of facilities. Now standards, bodies and working groups. Internet and web services standards. Internet and web service standards. A standard originates from the collaboration of work efforts by leading edge companies that have common goal of providing their customers with a solution to the problems, probability and interoperability between their products and other vendor products. मतलब अभी जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मार्केट में आ गए हैं जो अपने वेंडर्स को अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं. वेंडर्स और प्रोडक्ट्स के बीच में बहुत ऑफर्स अवेलेबल है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्किंग ग्रुप्स इन्वॉल्व है. तो अब कौन कौन से ग्रुप्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज. वन इज IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स. IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो 1986 में फॉर्म हुआ था. ठीक है, अभी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल रिसर्चर्स, कम्युनिटी, एकेडमिया, रिसर्च इंडस्ट्रीज ये जो है ये कनेक्टेड है इससे थ्रू. सो इसके लिए कोई फॉर्मल मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, कोई इंडिविजुअल जो है वो पार्टिसिपेट करता है. मेलिंग फैसिलिटी एंड मीटिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन IETF. ओके, so the actual technical work of IETF in its working group is being defined and which are organized by the topic into several areas like routing, transport and security. मतलब इन लोगों ने ये टास्क ग्रुप ने इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क ग्रुप जो है जो मेलिंग प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी, मीटिंग प्रोवाइड करता है, तो इन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स लिखे हुए हैं खुद के. राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स एंड सिक्योरिटी, हाउ द डेटा इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, उसके काफी सारे स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं. तो ये जो है ये फॉरेन कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम वर्क होती है. देन इन इंडिया वी यूज वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C. वर्ल्ड वाइड वेब इज बीइंग लॉन्च्ड इन 1994. ये याद रखना, 1994 में www हमारी मैक्सिमम जो वेबसाइट्स है वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जो है ऑर्गेनाइज की हुई है मैक्सिमम वेबसाइट्स. सो इसके खुद के कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं. प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ टूल्स फॉर communication. So 80 these has been developed, more than 80 technical specification for web's infrastructure. Recent technical specification include, जो recent चीजें इसमें include की हुई है, WAMP ontology language WOL, resource description framework RDF, simple object access protocol SOAP. Okay, all of which are or will be in use to advance concept computing utility. ये जो है utility computing के अंडर ये जो स्पेसिफिकेशंस www ने प्रोवाइड किए हुए हैं ये है वेब टेक्नोलॉजी, वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज,
then resource description framework and SOAP, simple object access protocol, ये भी ये www प्रोवाइड करता है। कई बार जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो आपको वो पूछते हैं कि कैन यू वर्क ऑन SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल के ऊपर आप वर्क कर सकते हो क्या? www has over 350 member organizations from all over the world. How many organizations are being involved with this? 350 member organizations. Then we have Global Grid Forum, GGF. GGF is a community initiated forum. Thousands of individuals from industry and research that promotes and supports grid technologies and applications are being involved in it. मतलब काफी सारे कंपनीज और रिसर्चर्स जो है जो ग्रिड टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करते हैं वो ग्लोबल ग्रिड फोरम के साथ में कनेक्टेड है। They create specification, user experience documents and implementation guidelines to help organizations in developing, deploying and implementing grid technologies. ये क्या करते हैं? ये ग्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिकली वर्क करते हैं क्योंकि ग्लोबल ग्रिड फोरम है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग जो है, ग्रीन कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, these are being involved using the global grid forum. Then the next is distributed management task force, DMTF, distributed management task force. This distributed management task force is an industry organization that helps in the development, adoption and interoperability of the management standards and initiative for enterprise and internet environments. ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर उसके खुद के एंटरप्राइजेस एंड इंटरनेट एनवायरनमेंट्स अवेलेबल है। So these standards aim to streamline integration and reduces the cost when enabling end-to-end connection जब होता है तो उसका मेन मोटो DMTF का ये है कि जो सारी चीजें हैं उसको इंटीग्रेट किया जाए, एक साथ कोलैबोरेट किया जाए और कॉस्ट रिड्यूस की जाए। मल्टी वेंडर interoperability in management system through the exchange of management information regardless of the platform or technology. Common information CIM और वेब एंटरप्राइज मैनेजमेंट ये एग्जांपल्स हैं इसके। कॉमन इंफॉर्मेशन मॉडल एंड वेब this web enterprise management are the examples of distributed management task force. Then we have Organization for Advancement of Structured Information Standards, OSS. OSS सुना होगा। OSS is Organization for Advancement of Structured Information Standards. Basically हम क्या पढ़ रहे हैं? हम स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं कि जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं कौन कौन सी कंपनीज प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी के लिए और उनके कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, दैट वी सी। OSS produces more than web services standards that they any other standard organizations. जैसे 1993 में लॉन्च हुई थी, जैसे बाकी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस बाकी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसी तरह से OSS भी प्रोवाइड करती है। OSS इज नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल है। It derives the development, convergence and adoption of e-business standards. बेसिकली किसके लिए यूज की है? ये e-business standards इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे कि कुछ सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करता है, SPML सर्विस प्रोविजनिंग मार्कअप लैंग्वेज, देन UDDI यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी इंटीग्रेशन, देन WS सिक्योरिटी वेब सर्विस सिक्योरिटी, ये सब जो सर्विसेज हैं ये OSS प्रोवाइड करता है। These are some of the services which are being provided by the OSS on the internet. इसके पास में 4000 participants available है, over the 600 organizations and individual members in 100 countries. Then we have something called as the Open Group. Open Group Standards, it is an international vendor and technology neutral consortium that is committed to delivering greater business efficiencies by bringing together buyers and suppliers of information technology to lower the time and cost and risk associated with integrating new technologies across the enterprises. जो ओपन ग्रुप है, ये ओपन ग्रुप भी एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज। ये बेसिकली यूनिक्स और ये एप्लीकेशन रिस्पांस मेजरमेंट ARM और यूनिक्स स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर ये वर्क करता है। For Java related, Java community
प्रोसेस JCP, जावा कम्युनिटी प्रोसेस JCP 1988 का है सन माइक्रोसिस्टम का, which is basically for Java developer to participate openly in developing the Java technology. वो Java technology पे वर्क करने के लिए Java community process है, उनके स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, वेब सर्विसेज बनाई हुई हैं. Then object management group OMG. OMG is again not non-profit organization. It is open membership which is available, and OMG की जो specification services है वो MDA model driven architecture, UML unified modeling architecture, and common object request broker architecture. कोरबा, इसके बारे में अगर आपने सुना होगा, this is also being provided by object management group. Now let's begin with service oriented architecture. अब हमने ये सब सर्विसेज देखी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. लेट्स रिवाइज इट अगेन. Standard bodies and the working groups which provides different services on the internet. One of the standard group is Internet Engineering Task Force, WWW, World Wide Web, Global Grid Forum, Distributed Management Task Force, OSS, Organization for Advancement of Structured Information Standards, Open Group, Java Community, Process Object Management Group. Okay, now let's begin with the service oriented architecture. Service oriented architecture, इसका हम आर्किटेक्चर देख रहे हैं, जो सर्विसेज यूटिलिटी कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रहा है उसका हम आर्किटेक्चर देख रहे हैं. तो आर्किटेक्चर में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है, सर्विस प्रोवाइडर, ब्रोकर और रजिस्ट्री, एंड रिक्वेस्टर और कंज्यूमर. ओके, this is based web-based architecture, and single architecture has emerged to make the concept of interoperability within the internet a reality. मतलब जो सर्विस आर्किटेक्चर है ये कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहा है कि ऑपरेशंस जो है इसके इंटरऑपरेबिलिटी, द कंसेप्ट ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी विद इन द इंटरनेट के ऊपर ऑपरेट कर सकता है एक नेटवर्क और दूसरा नेटवर्क, इस तरह से वो वर्क कर सकता है. Then service oriented architecture is a component model that interrelates the different functional units of an application called services through well defined interfaces and contracts between these services. ये जो service oriented architecture है ये इंटीग्रेट करता है अलग अलग फंक्शनैलिटीज को, जो एप्लीकेशंस पे अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स है, जो सर्विसेज हैं उनको इंटीग्रेट करता है, उनको इंटररिलेट करता है, उनको वेल डिफाइंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. So the interface is defined in a neutral manner that should be independent of the hardware platform, the operating system, and the performing language the service is implemented in. Okay, the 3 components of service oriented architecture are service provider, then broker and or integrity, third is requester or consumer. Now let's see the service provider. तीनों components देखते हैं, उसका बाद में उसका आर्किटेक्चर देखेंगे. देखो सर्विस ब्रोकर, इंटरनेट सर्विस रिक्वेस्टर. ओके, ये 3 जो अभी हमने बात की, सर्विस ब्रोकर, इंटरनेट सर्विस रिक्वेस्टर. ओके, सो लेट्स सी सर्विस ब्रोकर. द सर्विस ब्रोकर, service provider creates a service or a function and publishes it in its interface and access information to the broker. प्रोवाइडर क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर लाइक ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोवाइड करता है. इसी टाइप से सर्विस प्रोवाइडर जो आर्किटेक्चर का एक कंपोनेंट है वो क्या प्रोवाइड करेगा? सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. किसको प्रोवाइड करेगा? कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगा. If the access information is for the private consumption only, the service broker may choose to publish the information on a private website. अगर वो प्राइवेट के लिए होगा तो प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन पब्लिश करेगा. पब्लिसाइज्ड फंक्शनैलिटी इज नोन एज अ सर्विस. तो जो भी ये पब्लिश कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है वेबसाइट पे, तो दैट इज द सर्विस इट इज प्रोवाइडिंग, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर. ओके, किसको प्रोवाइड करता है सर्विसेज? ये सर्विस प्रोवाइडर, ये ब्रोकर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ब्रोकर को, या फिर रजिस्ट्री बोलते हैं इसको. तो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस oriented architecture is service broker or registry.
Service broker or registry is responsible for making the service interface and implementation access information known and available to any potential requester or consumer. अब इसका क्या काम है? सर्विस ब्रोकर रजिस्ट्री का इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू रिक्वेस्टर और कंज्यूमर. तो फाइनली जो रिक्वेस्टर है, ये रिक्वेस्टर जो है, सर्विस रिक्वेस्टर मतलब जिसको सर्विसेज चाहिए होती है, क्लाइंट हो गया, कंज्यूमर हो गया, तो इसको ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? ब्रोकर. ओके, सो ब्रोकर प्रोवाइड्स अस सर्विसेज टू दिस. ब्रोकर एक्ट्स एज अ मिडलमैन, इंटरफेस है दोनों के बीच में, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिक्वेस्टर के बीच में ये मिडलमैन का काम करता है. सर्विस रिक्वेस्टर क्या होता है? द वन हु सर्विसेस, हु रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज, हु कंज्यूम्स द सर्विसेज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर. कंज्यूमर किसको बोलते हैं? जो सर्विसेज को कंज्यूम करता है. It locates these services from the service providers and binds or implements their service access interfaces in order to use the services through the web communication protocols. अब ये जो सर्विस रिक्वेस्टर रहता है या फिर कंज्यूमर बोल दो, ये सर्विसेज को कंज्यूम करता है, ये रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज किसको? ब्रोकर को. तो ब्रोकर जो है उसके रिस्पॉन्स में इसको सर्विसेज देता है. बट ये सर्विसेज लेता कहाँ से है? सर्विस प्रोवाइडर से. जैसे ही रिक्वेस्टर ने रिक्वेस्ट किया, देखो यहाँ डायग्राम में देखते हैं, तीन चीजें जो हमने बात की, सर्विस प्रोवाइडर, ब्रोकर and requester. Okay, so the सर्विस रिक्वेस्टर, ये भी सर्विस रिक्वेस्टर है, ये बाइंड्स करता है इंटरनेट पे सर्विसेज को, ये सर्विस को रिक्वेस्ट करता है. ये रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? सर्विस ब्रोकर के पास में या रजिस्ट्री के पास में. ये इंटरफेस है, ये बीच का मिडलमैन है, और ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को. पर लेता कहाँ से है? प्रोवाइडर से. Who is a provider? The service provider is one which provides the services. So this is the simple architecture for the SOA, service oriented architecture. Now let's see. Data and documents in a web service environment are expressed and described by a family technology known as XML. XML is extended markup language. So this is being formed, working group formed under the auspices of World Wide Web in 1996 and provides the foundation for many of the open standards of today. Open standards today जो है उसको फॉर्म कर रहा है. जैसे अभी हमने इसके बारे में देखा था, SOAP, Simple Object Access Protocol. So how this protocol works? To facilitate the transfer of extended markup language from one place to another place in the standard manner, a web-based technology named SOAP was created. SOAP is a simple object access protocol. So it is a web-based technology. So SOAP जो है वो XML-based protocol है, extended markup language protocol है, that sends and receives the messages over the internet. Internet के ऊपर messages send करता है और receive करता है. तो exchange information is being done through this SOAP. So SOAP recognizes that internet providers are good medium for client-server communication. It extends hypertext transfer protocol (HTTP) को भी वो support करता है into one that supports XML messaging. Then it HTTP में HTTP एक request रहता है और एक response रहता है. HTTP request send करता है, in response to that it gets the response through the messaging services. Okay, ये देखो 5.3 ये 3.3 जो diagram है, this shows a high level service oriented architecture that exchange between a web service provider and the consumer. SOAP environment implemented through the web communications between the service providers and the service consumers. Both service providers and consumers employ the SOAP processor to decode the SOAP messages and map it back to the underlying software implementation. अब देखो यहाँ पर ये 3-tier architecture है, high level view of web services interaction using the SOAP, service oriented simple object application protocol. ये SOAP handler है. तो यहाँ से शुरू होता है. This is web services client. So from the computer, web services client, request is being sent through the on the internet. Internet then uses the application server where the SOAP handler, simple object application protocol handler, handles the application
and the business application, then the application server sends the request to the business application, and business application is integrated with the databases, and then it again goes back from the application server to the internet to the client. So this is how the high level view of the web services interaction using the SOAP works. Then we have Universal Description Discovery and Integration, UDDI. UDDI is a business registry specifications that forms the technical foundation to support the description and discovery of web service providers within and between the enterprises. So UDDI is a specification for indexing web services that allows web services consumers to connect dynamically and use other services from external providers. Okay. देखो 3.4 diagram shows the functional representation of web service technologies. First is it publishes the description of a service in the form of a UDDI entry in UDDI repository as a service is made available for the users. तो सबसे पहले क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन जो है सर्विसेज जो है वो पोस्ट करता है कहाँ पर, प्रोवाइडर UDDI रिपोजिटरी में जहाँ पर उसका डेटाबेस अवेलेबल है. फिर वहां से वो क्या करता है, इट फाइंड्स द सर्विसेज बाय सीकिंग द फंक्शनैलिटी. उस वहां से वो सर्विसेज फाइंड आउट करता है और जो है सर्विसेज फाइंड करने के बाद में वो किसको देता है, रिक्वेस्टर को देता है. फिर रिक्वेस्टर क्या करता है, उसको बाइंड करता है एक्सेस इंफॉर्मेशन को और WSDL to use the service functionalities, web services like this. तो ये देखो अब इसका फुल फंक्शनिंग कैसा है. ये रिक्वेस्टर फर्स्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, पब्लिश से होता है. तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप it publishes the request, then UDDI, that is UDDI stands for Universal Description Discovery and Integration. Okay, then the service broker, UDDI entry on the service broker then finds the services, the third step, and it binds the services to the service requester. Okay, and the web services are being provided. So these are the steps how it works. Publishes the request, checks the entry in UDDI, that is user universal description. This is UDDI is universal description discovery and integration, where the database is being find out integrated. Then service broker finds the information from that database, then it binds to that information from the database, and then the web service will be provided. Okay, now the business process execution language, BPEL. A business process is a collection of interrelated work tasks initiated in the response to an event that achieves a specific results for the customer until a process is started. मतलब जो बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूशन लैंग्वेज है BPEL, ये एक इंटर रिलेटेड वर्क टास्क है जो शुरू कब होता है, जब कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट स्टार्ट करता है, कस्टमर्स को जब चाहिए होता है, जरूरत रहती है, तब ये शुरू होता है business process. It is basically related to the e-commerce. So most of these work tasks were done manually. Today, with the proliferation of web services, standards and technologies, the same work tasks within the process are becoming automated. अब क्या हो रहा है, पहले मैनुअल किया जाता था, अब क्या हुआ, ये सारी जो बिजनेस प्रोसेसेस है वो ऑटोमेटेड की हुई है. मतलब आप जैसे बिग बास्केट या फिर अमेजोन के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हो, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाती है, ऑटोमेटिकली उसका बिलिंग हो जाता है, फिर उसकी पैकिंग शुरू हो जाती है. तो जिस जो पर्सन उसको रिस्पॉन्सिबल है, ऑटोमेटिकली थिंग्स आर बीइंग मेल्ड टू दैट पर्सन एंड द वर्क बिगिंस. तो ऑटोमेशन जो वर्क है इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है. So as the work task becomes more and more automated,
companies will find ways to create a truly automated process, one that is initiated in response to an event and carried out through until a specific result is achieved for the customer of the process entirely in an automated fashion. मतलब जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे systems जो है वो ऑटोमेटेड हो गए और मैन पावर कम लग रही है. सिस्टम अगर ऑटोमेटेड वर्क हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है जिसको पर्टिकुलर पर्सन को चाहिए. जैसे अगर आप एग्जांपल भी ले लो, जैसे अमेजोन है, आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट सेंड करते हो थ्रू ऐप और वो रिक्वेस्ट जो है ई कॉमर्स रिक्वेस्ट जो है वो डायरेक्टली वेंडर के पास में जाकर वहां पर रिक्वेस्ट रिसीव हो जाती है विद इन नो टाइम वेस्टेज. वो पैकिंग शुरू हो जाता है, उसके बाद में वो आपको पूरा ट्रैकिंग दिखाता है कि आपको वो डिस्पैच हो रहा है. तो थिंग्स आर बीइंग ऑटोमेटेड, directly payment, directly receiver and directly, and but see how many person are involved into it and you get a good response out of it. तो ये जो कंसेप्ट था ये फॉरेन कंट्री का कंसेप्ट था जो अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग. Now to facilitate the automation of the business process within the web services environment, PPEL specification was created जो बिजनेस वेब सर्विसेज के थ्रू है इंफॉर्मेशन, वो उसके लिए बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूशन लैंग्वेज जो है वो क्रिएट किया गया. सो दिस लैंग्वेज बेसिकली मॉडल्स एंड ग्रामर्स फॉर इंटीग्रेटिंग द कॉम्प्लेक्स वर्क टास्क. BPEL provides the ability to integrate individual tasks going beyond the simple exchange of data in a stateless environment to a peer-to-peer environment, synchronous, asynchronous messaging exchange between two or more parties with long-run interactions in a stateful environment. 3.5 shows the diagram. देखो यहाँ पर ये diagram दिखाया हुआ है. ट्रैवल एजेंसी रिजर्वेशन बिजनेस प्रोसेस फ्लो, एक सिंपल बिजनेस प्रोसेस फ्लो दिया हुआ है ट्रैवल एजेंसी का. इसमें क्या है, ये ट्रैवल एजेंसी का ट्रैवल एजेंसी है. ट्रैवल एजेंसी में क्या क्या हो सकता है, एयरलाइन रिजर्वेशन हो सकता है, कार रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, एजेंसी बिलिंग. ओके, तो सबसे पहले क्या है, एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए एक्सटर्नल एयर ट्रैवल सर्विसेज अवेलेबल है. कार रिजर्वेशन के लिए भी एक्सटर्नल कार रिटेलर सर्विसेज अवेलेबल है. होटल रिजर्वेशन के लिए भी एक्सटर्नल होटल रिजर्वेशन सर्विसेज अवेलेबल है. आइटेनरी, these are 3 itineraries which are available for the reservation. तो जब हम ट्रैवल एजेंसी की बात करते हैं, सपोज अगर हम कहीं पे ट्रैवल करना है तो एयरलाइन के थ्रू अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वी नीड एयरलाइन रिजर्वेशन. अब एयरलाइन रिजर्वेशन अगर आपको करना है तो आपके पास में अलग अलग मोड्स अवेलेबल है थ्रू विच यू कैन डू द रिजर्वेशन. या तो फिर आप खुद ही ऑनलाइन वेबसाइट से जाकर कर सकते हो, उसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कोई एक थर्ड पार्टी इंटरफेस इन्वॉल्व करके कर सकते हो. ठीक है. After you do the airline reservation, you have to for use the car reservation. कैब अगर आपको बुक करनी है तो आपको उसके लिए भी अलग अलग एक्सटर्नल कार रिटेल सर्विसेज अवेलेबल है. देन आफ्टर दैट होटल रिजर्वेशंस, जो सिटी पे जाओगे उस सिटी का पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर आपको चाहिए आपके नीड के अकॉर्डिंग होटल रिजर्वेशन के लिए भी एक्सटर्नल होटल रिजर्वेशन सर्विसेज आर अवेलेबल. ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है. एंड देन फाइनली क्या होता है, यू डू द बिलिंग टास्क. सो दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क्स. ये कैसे बिजनेस ट्रैवल एजेंसी रिजर्वेशन बिजनेस प्रोसेस कैसे फ्लो होता है. ओके, टुमारो विल बिगिन विद द इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर डेटा सेंटर मैनेजमेंट. डेटा सेंटर मैनेजमेंट के लिए इंटरऑपरेबिलिटी कैसे वर्क होती है, दैट वी विल सी टुमारो.